आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनाऊँगा। ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने के बाद तक किसी तरह कॉलेज आता जाता रहता था। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैंने फिर कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो एक कॉलेज ग्रेजुएट ज़रूर होना चाहिए। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, और इसी वजह से मेरी माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरे पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी को खर्च कर रहा था, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीज़न लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। इसी समय मुझे यह चीज़ बहुत डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को मैं देखता हूँ तो मुझे सब अच्छा लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। तो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसीलिए मैं दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सो जाया करता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाया करता था। हर संडे को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि मैं कम से कम हफ्ते में एक बार मैं भी पेट भर कर खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं आपको बताता हूं कि क्यों ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत खूबसूरती से कैलीग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छे से सीखूँगा। तो मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप पेजेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी कैलीग्राफी को क्या अच्छा बनाता है यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था
और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह सब भी मुझे बहुत आकर्षक लगता था। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि आगे वाले जीवन में मैं इस सब का प्रयोग करूंगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया, और यह बहुत ही सुंदर टेलीग्राफी वाला वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप स्पीड फ़ॉन्ट नहीं होते, और क्योंकि विंडो मैक की ही कॉपी है तो दुनिया में किसी भी पीसी में यह सब कुछ नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना मानो असंभव सा था, लेकिन जब 10 साल बाद बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे यह सब कुछ क्लीन नज़र आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको विश्वास करना होगा अभी जो हो रहा है वो आगे जाकर किसी ना किसी तरह आपके फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी ना किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने डॉट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या अपने कर्मों पर किसी ना किसी चीज़ पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि इस बात पर विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय जब भी आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी, तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगा। आप बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए जो भी आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 मिलियन 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिन्टॉश रिलीज़ किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी सोच रहे होंगे कि अपनी ही कंपनी से किसी आदमी को कैसे निकाला जा सकता है। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगा, हमने एक बुद्धिमानी आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि मेरे साथ मिलकर कंपनी बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया, और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब ख़त्म हो चुका था, और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद कर देने वाला। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था, और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूं मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं। मुझे इन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं, और इसीलिए मैंने फिर से एक बार शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाल देना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन से बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का फील कर रहा था, और इसी आज़ादी के वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू कर दी, और इसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो एक आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और आज के समय दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो, और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया, और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो यहाँ
पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे ही ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास रखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है, उतना ही है ज़रूरी अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और आप अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है, आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। जैसा कि अच्छा रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी तरीके से अच्छा होता जाता है। इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत गहरा असर छोड़ दिया और तब से पिछले 33 सालों में मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद को एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं क्या करूँ। वो आज करता जो करने वाला हूँ, और अगर इसका आंसर ना हो तो मैं समझ जाता कि कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना ही है, किसी भी चीज़ के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नग्न हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब साल भर पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता था कि पैनक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है। अब मेरे पास केवल उसे 6 महीने ही बचे थे। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर लूं, लेकिन डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लें, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप आने वाले 10 सालों में करना चाहते थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आने वाला है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते से मेरे पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो भी उपस्थित था, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखकर डॉक्टर भी रो पड़े, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ था जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। जो मेरी सर्जरी हुई और अब सौभाग्य से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुँचा था और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में ना पहुँचूँ। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग भी जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। मृत्यु वो स्थान है जहाँ हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई इससे बच नहीं पाया है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार मृत्यु है। यह जिंदगी को बदलता है, पुराने को समाप्त करता है, रास्ते को खोलता है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे और रास्ते को साफ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आपका समय बहुत ही सीमित है, इसीलिए
आप इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि अपने दिल को सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और अंत में सभी से मैं यह कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा के लिए यही मांगा है और जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप सभी के लिए भी मैं यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी भूखे और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहिए क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप सब कुछ सीख पाएंगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब पहले से ही जानते हैं तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। भूखे रहिए, मूर्ख रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।